अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम आईएसबीटी समेत शहर के अन्य इलाकों का औचक निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आईएसबीटी और आसपास के इलाकों में सड़क किनारे बैठे जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आईएसबीटी में मौजूद यात्रियों से बातचीत कर साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी डीएम को निर्देश जारी किया है कि शीतलहर को देखते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अलाव की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड का प्रकोप ज़्यादा है। ऐसे समय में जो हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो ठंड के दिनों में जिनके पास पर्याप्त कपड़े इत्यादि नहीं हैं, तो उनको सबको कंबल, रजाइयाँ या अन्य जो कपड़े दिए जा सकते हैं, उनको प्रशासन को सबको कहा है देखने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का एक अभियान चलाकर सब लोगों की मदद करने के लिए। देहरादून से ही अगली खबर भी है। यहाँ के हर्रावाला इलाके के एक मंदिर के बाहर एक युवक को आपत्तिजनक हालत में पाया गया। उस युवक ने मंदिर पर पत्थरबाजी भी की है और युवक की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई। युवक गोल टोपी भी पहने नजर आ रहा है। उधर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कहा कि आरोपी की तलाश के लिए टीम लगा दी गई है। नैनीताल में बाहरी राज्यों से आकर बिना परमिशन के लग रही फड़ दुकानों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर पालिका ने आज ऐसे सभी दुकानदारों को तत्काल यहां से हटाने के निर्देश दिए। ईओ ने खुद मौका का मुआयना किया और फड़ कारोबारियों के लाइसेंस चेक किए। इस दौरान रेहड़ी पटरी दुकानदारों को कहा है जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो तुरंत दुकानें हटा लें। नगर पालिका ने यहाँ सिर्फ 121 दुकानों के लाइसेंस दिए हैं, लेकिन यहाँ 500 से ज्यादा अवैध रूप से दुकानें लग रखी हैं। निर्देश थे कि यहाँ पे फड़ वालों में 121 जिनको लाइसेंस दी गई है नगर पालिका के द्वारा, उनको उनके जो स्थान भी किए गए अलॉट, तो उनको उसी स्थान पे लगाना है। यही बार बार संज्ञान में आ रहा था कि यहाँ पे एक की जगह कई लोग लगा रहे हैं और अनाधिकृत तरीके से दूसरी साइड भी जहाँ पे अलॉट नहीं किया गया इलीगल तरीके से वो लगा रहे हैं। इस पे कार्रवाई की जा रही। 24 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नया मास्टर स्ट्रोक खेला है। बीजेपी के टारगेट पर 18 से 35 साल के अब वो युवा हैं जो भले ही बीजेपी के समर्थक नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली के जबरदस्त फैन हैं। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर किस तरह से काम करती है, ये उनके नए नए कार्यक्रम शेड्यूल से पता चलता है। हाल ही में पार्टी ने अपने SC/ST सम्मेलन किए, तो आने वाले दिनों में पार्टी के सिख से लेकर युवा मोर्चा के सम्मेलन भी होने जा रहे हैं। अब पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर नया मास्टर स्ट्रोक उन युवाओं के बीच खेलने का प्लान किया है जो 18 से 35 साल के हैं। वो भले ही पार्टी को पसंद नहीं करते, लेकिन पीएम मोदी का वर्क स्टाइल उनकी पसंद है। भाजपा समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन, वो बीजेपी के सदस्य नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी का समर्थन करते हैं। मोदी जी की सरकार पुनः, ऐसा उनके हृदय में भाव रहता है। तो ऐसे सब लोगों को भी हम लोग युवा मोर्चे के माध्यम से कार्यक्रम करने वाले हैं और उनको जोड़ने के लिए, उनके आमंत्रण के लिए हर, चाहे इंस्टीट्यूट के छात्र हों, चाहे वो पॉलिटेक्निक के छात्र हों और चाहे वो सरकारी किसी में। पार्टी नेताओं को लगता है कि 2014 के बाद से पीएम मोदी ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, उससे युवाओं की सोच बदली है और ऐसे ही लोगों को बीजेपी की कार्यशैली समझाई जाएगी। युवा मोर्चा ऐसे युवाओं के बीच जाएगा जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो 18 से 35 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं, निश्चित तौर पर वो भी उस विषय को देख रहे हैं, वो भी उस विषय को समझ रहे हैं और वो भी मोदी जी के इस जो ग्लोबल लीडर के रूप में मोदी जी ने पूरे विश्व को समाधान दिए हैं, उससे वो प्रभावित भी हुए हैं। देखिए, मोदी जी का फैन तो आज की डेट में हर कोई है, ये कहना उचित नहीं होगा कि कुछ ही सिलेक्टेड लोग हैं। देखिए, युवाओं में उनका क्रेज बहुत ज़्यादा है और युवाओं को ही हम लोगों ने अपनी ओर आकर्षित करने का विचार बनाया हुआ है, क्योंकि 18 साल के जो युवा हैं वो पहली बार वोट करेंगे और उनको ये पता होना चाहिए कि मोदी जी की जो उपलब्धियां और दृष्टिकोण है वो बिल्कुल राष्ट्र हित में है। यानी बीजेपी ने 2024 की पिच एक बार फिर से युवाओं को साधने के लिए तैयार की है।
ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बार फिर से विजय पताका लहराया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पीएम मोदी के सुझाए प्लान पर पर्यटन विभाग काम करेगा। डेस्टिनेशन वेडिंग की मार्केट बढ़े और नए सेटअप तैयार हों, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी तैयार होगी। लेकिन आसान दिखने वाले काम में पर्यटन विभाग के सामने कई चैलेंजेस भी हैं। देखिए। पर्यटन विभाग वैसे तो हाल के सालों में कुछ नया काम करने में नाकाम रहा, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बताए गए प्लान पर काम जरूर करना चाहता है। मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर पर्यटन विभाग जल्द एसओपी जारी करेगा। मतलब ये कि इस सेक्टर में अगर कोई कारोबारी इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या करना होगा, ये पर्यटन विभाग बताएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, इम्पेटस हुआ, बहुत बड़ा हमें प्रोत्साहन मिला और हम पूरे उत्तराखंड के अंदर वेडिंग डेस्टिनेशन जो है इसको प्रोत्साहन करने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ एसओपीज भी बनाएंगे, कुछ इसको प्रोत्साहन करने की बातें भी हम रखेंगे। पर्यटन मंत्री ने आसानी से अपनी बात कह दी, लेकिन उत्तराखंड में ये काम आसान नहीं है। औली में 2019 में गुप्ता फैमिली की डेस्टिनेशन वेडिंग के बाद सवालों में घिरी। हाईकोर्ट ने पर्यावरण, प्रदूषण और हेली उड़ानों से जोड़कर सवाल पूछा कि आखिर औली में परमिशन किसने दी। ऐसे में डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर बन रही नई एसओपी में इन्हीं बिंदुओं का ध्यान रखा जा रहा है। वेडिंग डेस्टिनेशन एरिया या जमीन रिजर्व फॉरेस्ट के नजदीक न हो। वेडिंग सेटअप से पर्यावरण और वन्य जीवों को नुकसान न हो। शादी समारोह में कूड़े को डिस्पोज करने की उचित व्यवस्था हो। मकसद ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का प्लान भी आगे बढ़े और शादी करने वालों से लेकर कारोबार करने वालों को कोई दिक्कत ना हो। वहाँ होटल्स आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं रहेगी और आपको पता जायरोकॉप्टर को हम ला रहे हैं, तो इसके लिए भी आज या कल में जायरोकॉप्टर आने वाला, उसकी भी जो फ्लाइट्स होंगी। तो मैं समझता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी आप इस काम को शुरू कर देंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे होम स्टे भी चलेंगे और अभी जो हमारे टीआरएच बन रहे हैं वो सभी वेडिंग डेस्टिनेशन के हिसाब से बन रहे हैं। प्लान प्रधानमंत्री का है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने का काम पर्यटन विभाग को करना है, पर इस सेक्टर में निवेश करने वालों को अभी गाइडलाइन आने का इंतजार करना होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पिथौरागढ़ की हवाई सेवा को लेकर बड़ी खबर है। अब नैनी सैनी एयरपोर्ट की 43 सीटर प्लेन उड़ानों की कवायद जोरों पर है। एयरपोर्ट को 4 साल का रेगुलर लाइसेंस मिलने के बाद अब नैनी सैनी को 2B से 2C कैटेगरी में भी तब्दील किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में हवाई सेवा का सपना अब सपना ही नहीं रहने वाला है, बल्कि यहाँ पहले से ज्यादा यानी कि छप्पर फाड़ के मिलने वाला है। असल में अब तक जो फ्लाई बिग एयरलाइंस के 20 सीटर छोटे प्लेन से हवाई सेवा शुरू करने का दावा किया जा रहा था, वो तो परवान नहीं चढ़ा। लेकिन अब भारत सरकार की एयरलाइंस कंपनी अलायंस एयर के 43 सीटर बड़े प्लेन से हवाई सेवा शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए अलायंस एयर की टीम बाकायदा एयरपोर्ट का निरीक्षण भी कर चुकी है। हवाई सेवा की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर ये भी है कि डीजीसीए ने एयरपोर्ट को 4 साल का रेगुलर लाइसेंस भी जारी कर दिया है। इसको हम लोग विस्तार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ताकि इसको हम 2C श्रेणी में ले जाएं। 2C श्रेणी से के होने पर इसमें एयर जो क्राफ्ट होगा उसकी क्षमता अधिक बढ़ जाएगी। धामी सरकार पहले ही अगले साल 26 जनवरी तक नियमित हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अब एयरपोर्ट को अपग्रेड भी किया जा रहा है। 2B से 2C में तब्दील करने के लिए रनवे की लंबाई बढ़ाई जा रही है, जिसके तहत एंड पॉइंट पर करीब 30 मीटर और उसके बाईं ओर करीब 45 मीटर मिट्टी भरी जा रही है। और ये नहीं, ATC बिल्डिंग के साथ ही टर्मिनल की छोटी मोटी कमियों को भी दूर किया जा रहा है। तो उसमें 30 मीटर मिट्टी का भरान चल रहा है और उसके बाईं ओर 45 मीटर में मिट्टी का भरान और दीवार का कार्य चल रहा है।
नैनीसैनी एयरपोर्ट से प्लेन उड़ाने की कवायद पहले भी हुए, लेकिन सब नाकाम रही। अब अलायंस एयर के 43 सीटर प्लेन से उड़ान भरने की फिर हो रही कवायद के बाद उम्मीदें भी जिंदा हो रही हैं। लेकिन अब देखना ये भी है कि कोशिश पहले की तरह रास्ते में दम तोड़ देती है या फिर किसी मुकाम पर पहुंचती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। पिथौरागढ़ के बलुआ कोट में एक बाइक हादसे का शिकार हो गई। एक युवक की मौके पर मौत हो गई, एक अन्य युवक घायल है। विकासनगर के बाड़वाला में सड़क पर घटिया दर्जे का डामर चढ़ाने का आरोप, जिससे नाराज लोगों ने दोबारा डामर करने की मांग की। उत्तरकाशी में मंगसौर बगवाल पर सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और पुलिस के बीच रस्साकशी हुई, जिसमें सेना के जवानों ने बाजी मारी। बागेश्वर में मनकोट इलाके में एक ट्रक सीधा एक घर में जा घुसा। हादसा ब्रेक फेल होने के कारण हुआ। विजिलेंस में लंबित चल रहे मामलों की जांच को लेकर अब समय सीमा तय कर दी गई है। 24 से ज्यादा मामलों की जांच 3 महीने में पूरी करने के निर्देश दिए गए। कोटद्वार का आर्य कन्या बालिका इंटर कॉलेज नए सत्र से बंद किया जा रहा है। जर्जर बिल्डिंग के चलते स्कूल बंद किया जा रहा है। हरिद्वार में गंगा घाटों की सफाई अब ऑटोमेटिक मशीनों से कराई जाएगी। ट्रायल सफल रहा तो सभी गंगा घाटों पर मशीनों से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाएगा। रामनगर के गर्जिया मंदिर के पास का हाथी के बच्चे ने एक ड्रम को फुटबॉल बना दिया, जिससे वो काफी देर तक खेलता रहा। पिथौरागढ़ में टैक्सी संचालकों ने एआरटीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चेतावनी दी है कि अगर उत्पीड़न पर रोक नहीं लगे तो परमिट जमा करने को मजबूर हो जाएंगे। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में पिछले 6 सालों से आंदोलन चल रहा है। गांधी पार्क में प्राधिकरण को खत्म करने के लिए स्थानीय लोगों ने धरना दिया। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। है ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग के चोपता में भी भारी बर्फबारी हुई। चोपता को वैसे भी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और यहां सर्दियों में काफी टूरिस्ट पहुंचते हैं। अब यहां हुई बर्फबारी के बाद नजारे काफी खूबसूरत लग रहे हैं और टूरिस्टों को आमद बढ़ने की उम्मीद है। टूरिस्ट की बर्फबारी के बाद फसलों को भी काफी फायदा होगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों और बारिश की संभावना व्यक्त की है। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम बदलते ही बर्फबारी शुरू हो गई। पूरी बद्रीपुरी में चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ चुकी है। वहीं बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्य भी बाधित हो गए हैं और इस बार प्रशासन का टारगेट था कि बर्फबारी से पहले ही बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य को लगभग पूरा कर दिया जाए, लेकिन मौसम के साथ ना देने की वजह से एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से मास्टर प्लान के सभी काम प्रभावित हो गए हैं। पहाड़ों में अचानक से मौसम बदला। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। चमोली में बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली में जमकर बर्फबारी हो रही है। ये खूबसूरत तस्वीरें औली की हैं। हरे भरे पेड़ पौधों जो कि कल तक खाली खाली नजर आ रहे थे, आज बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। स्थानीय कारोबार को भी औली में पर्यटकों के आने का इंतजार है। इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले ही पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी हो गई है। क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने वाले सैलानियों के लिए काफी अच्छी सौगात है। काफ़ी अच्छा और खुशी का माहौल है यहाँ पर। सभी व्यापारी जो यहाँ पे पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने काफ़ी तैयारियां की थी क्रिसमस को और न्यू ईयर को लेके। तो यहाँ आज बहुत ही खुशी का माहौल है। जो ये मौसम परिवर्तित हुआ और तेज बर्फबारी हो रही है, हम यहाँ से सभी का आग्रह करते हैं कि सभी पर्यटन आए। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट बदल ली है। जहां निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी है तो वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी है। ताज़ा तस्वीरें हर्षिल से सामने आई, जहां हल्की बर्फबारी जारी है। मौसम के करवट बदलने से जनपद में ठंड महसूस की जा रही है।
उत्तरकाशी के यमुना घाटी के साथ ही गंगा घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई। यमुना घाटी में निसड़ी गांव की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि गांव में जमकर बर्फबारी हो रही है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। गंगोत्री धाम की तस्वीरें भी आई, जहां भारी बर्फबारी हुई और तस्वीरों में साफ दिख रहा है चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। चमोली के नीति घाटी में तो सब कुछ जम गया है। तस्वीरें नीति घाटी के टिमर सैंड महादेव की आपको दिखाते हैं, जहां महादेव भी बर्फ की शिला का आकार ले चुके हैं। शिवलिंग के ऊपर टपकने वाला पानी पूरी तरीके से जम चुका है। पूरी घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में है, लेकिन घाटी के सुंदर नज़ारे पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहे हैं। लिहाजा इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए यहाँ पर पर्यटक और सैलानी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि टिमर सैंड महादेव को मिनी अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। नैनीताल शहर का ट्रैफिक सुधारने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश जरूर दिया, मगर कोर्ट आदेश के बाद भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाई। जनता पार्किंग नहीं होने से परेशान, तो पुलिस के पास अपने तर्क हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी नैनीताल की सड़कों से पुलिस गाड़ियों को नहीं हटा सकी। हालात ये है कि हाईकोर्ट के पास ही सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हैं, तो बीडी पांडे अस्पताल के सामने नो पार्किंग जोन में ही गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं, जिससे यातायात पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। हालात ये है कि टैक्सी चालकों ने CRST स्कूल के पीछे की रोड पर अपना ठिकाना बनाया है। हालांकि पुलिस जमकर लोगों के चालान काटकर जताने में लगी है कि वो कार्रवाई कर रही है। अब रसूखदार इसमें देखिए, उनके जो अपने चहेते जो होते हैं उनका वो चालान नहीं करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जिसका कोई अप्रोच नहीं होती है, जिसकी कोई पकड़ नहीं होती है, उसका चालान होता है। पुलिस सख्ती करती है, प्रशासन सख्ती करती है और माननीय न्यायालय का दिशा निर्देश आता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक करो, तो उस पर क्या है कि जनता ही प्रभावित होती है। तो जनता को ये लगता है कि ये सरकार करवा रही है, क्योंकि पुलिस भी सरकार की है और प्रशासन भी सरकार का है, ये उसके पीछे रीजन रहता है। दरअसल एक याचिका पर हाईकोर्ट ने शहर की सड़कों से गाड़ियां हटाने के निर्देश दिए थे, तो पुलिस ने गाड़ियां हटाने को लेकर लोगों के भारी भरकम चालान करने शुरू कर दिए, जिसके बाद कोर्ट ने सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक करने का आदेश दे दिया। 2 बार की बैठक के बाद भी हालात जस के तस रहे और अब पुलिस फिर से कार्रवाई की बात कर रही है कि ऐसे जितने भी इश्यू हैं जो पुलिस के रिगार्डिंग है और जिनमें एनफोर्समेंट करने की जरूरत है, हमारी तरफ से हमारी जितनी भी टीमें हैं उनको हमने साफ निर्देश दिए गए हैं। और पिछले माननीय न्यायालय के आदेश के बाद में नैनीताल में हमारे लेवल पर काफ़ी बड़े लेवल पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें हमने चालान भी किए हैं, नो पार्किंग के चालान भी किए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे व्हीकल जिनका रजिस्ट्रेशन और बहुत सारे इश्यूज थे, उनमें भी हमने कार्रवाइयाँ की है। एक तरफ जनता पर चालान की जमकर कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ सड़कों से गाड़ियां हटाने में नैनीताल की पुलिस नाकाम रही है। पुलिस पर ये भी आरोप है कि वो रसूखदारों पर कार्रवाई से बच रही है और गाड़ियां जहां तहां अभी भी खड़ी हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।